Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our series on Budget 2023 and 24. As you guys all know कि for your UPSC preparation or any other state civil services examination, budget and economic survey are very important documents. बजट को करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि उससे आपके काफी हद तक करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं. सेम केस मैं इकोनॉमिक सर्वे के लिए भी कह सकता हूं कि उससे आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं. हाँ, साथ ही साथ आपका जो इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पोर्शन है उसकी भी रिवीजन हो जाती है. तो इसीलिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, राइट? तो आज हम स्टार्ट करेंगे बजट सीरीज से. नाउ दिस इज अ 3-part सीरीज. ये 3 ही दिनों में हम पूरा बजट इस बार का हम कवर कर लेंगे, 3 लेक्चर्स में ही, और 3 दिन हमें लगेंगे, राइट? अब मैं 3 ही दिन क्यों ले रहा हूं वो भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता देता हूं. बट बजट के बाद हम इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट करेंगे. तो पहले बजट करेंगे फिर इकोनॉमिक सर्वे हम करेंगे. नाउ बजट 3-part सीरीज क्यों है? देखो, इस बार का जो बजट है ना, वो वैसे भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जैसा कि हर बजट होता है. देखो, फर्स्ट पार्ट तो इसका होता है पॉलिसी डायरेक्शन से रिलेटेड कि गवर्नमेंट आने वाले समय में किन किन एरियाज पे फोकस करने वाली है, किन किन डेवलपमेंटल एरियाज पे फोकस करने वाली है. विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, किन किन एरियाज पे गवर्नमेंट का फोकस होगा वो गवर्नमेंट बताती है इस पोर्शन में. तो बजट का जो पूरा डॉक्यूमेंट होता है उसमें पॉलिसी डायरेक्शन वाला जो पोर्शन है उसमें गवर्नमेंट बताती है कि उसके फोकस एरियाज कौन से होंगे. और वैसे भी ये अमृतकाल का पहला बजट है. अब आप लोग फेमिलियर होंगे अमृतकाल से. देखो, पिछले साल 2022 में इंडिया को 75 इयर्स हो गए थे इंडिपेंडेंस से, राइट? तो पिछले साल का जो बजट था वो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का बजट था. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो आएगा 2047 में, ये जो 25 ईयर पीरियड का ये जो विंडो है इसे अमृतकाल कहते हैं. ठीक है? इसमें पीएम ने ये बोला था, प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि इंडिया को हम रेडिकली ट्रांसफॉर्म कर देंगे फॉर द गुड, राइट? तो अमृतकाल क्या है? आई होप आप सबको क्लैरिटी है. पिछले साल से लेके 2047 तक ये जो 25 ईयर पीरियड है, दिस इज अमृतकाल, राइट? इंडिया एट 75 से लेके इंडिया एट 100 तक अमृतकाल है. नाउ दिस ईयर्स बजट इज द फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल. इसीलिए अमृतकाल में अगले 25 सालों में हम किन किन एरियाज पे फोकस करेंगे और अब इस आने वाले साल में हम किस किस एरिया पे फोकस करेंगे, ये बताया है गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसी डायरेक्शन वाले पोर्शन में. दूसरा हिस्सा जो होता है ना आपके बजट का, वो होता है फिस्कल पैरामीटर से रिलेटेड कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कितना था, गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था और होगा, रेवेन्यू कितना होगा, रेवेन्यू रिसीट्स कितनी होंगी, कैपिटल रिसीट्स कितनी होंगी, प्राइमरी डेफिसिट कितना है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है. तो गवर्नमेंट का जो नंबर्स है ना, गवर्नमेंट के पर्स के जो नंबर्स हैं, बजट के जो नंबर्स हैं, वो फिस्कल पैरामीटर्स में होते हैं. और फिर जो लास्ट पॉलिसी होती है ना, या लास्ट पोर्शन होता है आपके बजट का, वो होता है आपका रिलेटेड टू टैक्स पॉलिसी कि क्या क्या डायरेक्ट टैक्सेस में रिफॉर्म्स हैं, क्या क्या चेंजेस की हैं, क्या क्या जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस में चेंजेस की हैं. तो वो टैक्स पॉलिसी से रिलेटेड होता है. इसीलिए क्योंकि बजट 3 पार्ट्स का डॉक्यूमेंट है, या इसे 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए इस पूरे बजट को हम 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे. आज का जो लेक्चर होगा वो फोकस होगा पॉलिसी डायरेक्शंस पे, राइट? कि गवर्नमेंट आने वाले समय में क्या करना चाहती है, किन एरियाज पे फोकस करना चाहती है, क्या उसकी प्रायोरिटीज हैं, ये सारी चीजें. ना याद रखना, ये वाला पोर्शन है ना, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पर मेंस के लिए तो खासकर इंपॉर्टेंट है. पर क्योंकि अभी प्रीलिम्स सिर पे है, प्रीलिम्स आने वाला है, तो इसीलिए इस पोर्शन को ना हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से करेंगे. ठीक है? मेंस के पर्सपेक्टिव से ये वाला पोर्शन हम बाद में कभी कर लेंगे जब मेंस का टाइम आएगा. पर क्योंकि अभी प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये वाला पोर्शन तो हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ही करेंगे. वैसे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ऑलराइट? तो पॉलिसी डायरेक्शन वाला जो बजट का पोर्शन है कि अब क्या करने वाले हैं, क्या डेवलपमेंट करेंगे, किस एरिया पे करेंगे, वो हम आज करेंगे. ऑलराइट, चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद बजट 2023-24 पॉलिसी डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ऑलराइट, नाउ इंट्रोडक्शन क्या है? दिस इज द फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल, जैसा कि मैंने आपको बताया.
and it lays the blueprint of India at 100. India at 75 से लेके इंडिया एट 100 का जो अमृतकाल का पीरियड है, ये उसका पहला बजट है। तो आने वाले अमृतकाल कैसा होगा, गवर्नमेंट किस एरिया पे फोकस करेगी, वो इसी में बताया है। नाउ गवर्नमेंट ने, जो निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये बोला है कि अमृतकाल हमारे लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया अब मानती है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है। द वर्ल्ड हैज रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इकोनॉमी एज अ ब्राइट स्टार। हमारा करंट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है 7% के आसपास, विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड अमंग नोटेबल इकोनॉमीज, राइट। तो जो मेजर इकोनॉमीज हैं उसमें किसी का भी 7% का ग्रोथ रेट नहीं है, हमारा है, ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट्स फोकस ऑन वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स एंड साउंड पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड थ्रू सबका प्रयास इन जन भागीदारी and targeted support to those in need helped us perform well in these trying times. Now, फाइनेंस मिनिस्टर कहती हैं कि अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा था ग्लोबल इकोनॉमी का, फिर भी इंडिया ब्राइट स्टार कैसे बना रहा, बाकियों से इंडिया ने कैसे अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि इंडिया ने इन एरियाज पे फोकस किया। आप जानते हो ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का स्लोगन क्या है, सबका साथ सबका विकास, राइट। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और चीज ऐड कर दी है, सबका प्रयास, यानी कि सारे पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया की डेवलपमेंटल स्टोरी में, राइट। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे रहेंगे और गवर्नमेंट हमारी डेवलपमेंट करती जाएगी, हम भी भागीदार हैं इंडिया की डेवलपमेंटल स्टोरी में। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से सबका प्रयास भी, ठीक है। तभी वर्ड ऐड किया है जन भागीदारी, यानी कि सारे लोगों की पार्टिसिपेशन होगी इस इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जर्नी में। India's rising global profile is because of several accomplishment. अब यहां पे ना फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिया की अकम्पलिशमेंट्स गिनाई है कि इंडिया ने किन किन चीजों पे बहुत अच्छा काम करा है, जो किसी ने सोचा ही नहीं था इंडिया कर पाएगा। जैसे कि वर्ल्ड क्लास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार, पूरे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन का आधार डेटाबेस बनाना, कोविन वैक्सीन का बनाना, यूपीआई में हमने, मोबाइल पेमेंट्स में, यूपीआई पेमेंट्स में हमने महारत हासिल कर लिया, इंडिया की बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं। फिर कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव, पूरी दुनिया में इतनी सारी पॉपुलेशंस की वैक्सीनेशन करना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि हमारे पास लोग ही बहुत ज्यादा हैं। ये इंडिया ने करके दिखाया है। इसके साथ साथ इंडिया और पाथ ब्रेकिंग चीजों पे काम कर रहा है। मिशन लाइफ, ये एनवायरमेंट के लिए है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, प्रधानमंत्री ने इसको स्पेसिफाई किया था। नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन एनर्जी के लिए। तो इन चीजों की वजह से हम ब्राइट स्टार है, ये बोला एफएम ने। During COVID-19 pandemic, Government of India ensured that no one went hungry. तो इसके लिए हमने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई थी। 80 करोड़ लोगों को 28 महीनों में फूड ग्रेन प्रोवाइड की गई, ठीक है ना। ये जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम था ना, इसे गवर्नमेंट और आगे एक्सटेंड करने जा रही है। वैसे तो ये लॉकडाउन के लिए बना था, पर इसे गवर्नमेंट और एक्सटेंड करेगी अंडर द नेम ऑफ अंत्योदय, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। वैसे तो पहले से चल रही है गरीब कल्याण अन्न योजना, पर अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी, गवर्नमेंट ने इसे बंद करने वाली थी क्योंकि लॉकडाउन ही खत्म हो चुका है, पर गवर्नमेंट ने इसे एक्सटेंड करने का वादा कर दिया है। अब गवर्नमेंट कह रही है इस फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम पे हमारे 2 लाख करोड़ खर्च होंगे, 2 लाख करोड़। पर गवर्नमेंट इसे प्राउडली बोल रही है कि हम तो फूड सिक्योरिटी चाहते हैं, इंडिया का कोई भी इंसान भूखा ना सोए, इसीलिए 2 लाख करोड़ की ये PMGKAY गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई है। ऑलराइट ना, साथ ही साथ देखो बजट है वो थोड़ा सा एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी होती है। ना बीजेपी लेड गवर्नमेंट 2014 से पावर में है, तो इसीलिए इस बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह बताया कि 2014 से हमारी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं। ये थोड़ा पॉलिटिकल साइड है बजट की। आफ्टर ऑल बजट जितना की पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है उतना ही पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट भी होता है। तो ये तो बता दिया कि हम किन किन चीजों पे काम करने जा रहे हैं और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, पर साथ साथ ये भी बताया है कि 2014 से पहले जो था वो तो ठीक है, 2014 के बाद हमारी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं वो भी बताया इन्होंने। तो ये थोड़ी पॉलिटिकल साइड है। अचीवमेंट सिंस 2014, लीविंग नो वन बिहाइंड। एक तो भारत सरकार ये कहती है कि 2014 से लेके अब तक पर कैपिटा इनकम डबल हो चुकी है, ठीक है, 1.97 लाख हो चुकी है पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है हम सबको पता है,
जो पूरे कंट्री की नेशनल इनकम है उसका एवरेज लेना है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इज पर कैपिटा इनकम, तो ये इतनी आ रही है। वी हैव डबल्ड आवर पर कैपिटा इनकम। इंडियन इकोनॉमी हैज इंक्रीज्ड इन साइज। पहले जब 2014 था, जब इनकी सरकार आई थी, तब इंडिया की रैंकिंग्स एज फार एज जीडीपी इज कंसर्न, हम 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड थे, आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गए हैं। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है सिंस 2014, ये गवर्नमेंट बोल रही है। और साथ साथ इंडियन इकोनॉमी ना, आप जानते हो, बहुत ज्यादा इनफॉर्मल भी है। इनफॉर्मल मतलब कहा यह जाता है कि इंडिया की जो वर्कफोर्स है, 90% वर्कर्स जितने भी इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, रेडी पे, छोटी दुकानों पे वगैरह, इनफॉर्मलाइज्ड आपकी वर्कफोर्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि 2014 से हमने इंडियन इकोनॉमी को फॉर्मलाइज भी कर दिया है, यानी कि इनफॉर्मल वर्कर्स कम हो रहे हैं और फॉर्मल वर्कर्स बढ़ रहे हैं। और ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशंस बढ़ी हैं और यूपीआई ट्रांजैक्शंस, मोबाइल पेमेंट, व्हाइट की पेमेंट्स बढ़ गई हैं। तो आपकी इकोनॉमी अब ब्लैक इकोनॉमी कम, व्हाइट इकोनॉमी ज्यादा हो गई है। फोकस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट सिंस 2014। अच्छा, ये सरकार कहती है हम सबका साथ सबका विकास पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और सबका साथ सबका विकास क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ ही है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में भी हमारी बहुत सारी अचीवमेंट्स है, जैसे 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत। इतने एलपीजी कनेक्शन मिल गए अंडर उज्ज्वला स्कीम। 2020 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन ऑफ 102 करोड़ पर्सन, तो लगभग पूरी पॉपुलेशन को आपने वैक्सीनेशन दे दी। 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक अकाउंट्स खुल गए, सबको बैंक अकाउंट मिल गया। इंश्योरेंस कवर मिल गया अंडर पीएम सुरक्षा बीमा एंड जीवन ज्योति योजना। और जो पीएम किसान स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, जिसमें बोला था हर किसान को हर साल 6,000 रुपए मिलेंगे, उसमें 2.2 लाख करोड़ अभी तक जा चुके हैं 11 करोड़ फार्मर्स को। तो ये कह रहे हैं ये हमारी अचीवमेंट है अंडर सबका साथ सबका विकास। ऑलराइट, नाउ अब बात करते, ये तो थी 2014 तक की अचीवमेंट्स। अब बात करते हैं अमृत काल में ये क्या करने जा रहे हैं। विजन फॉर अमृत काल, क्योंकि ये याद रहे ये फर्स्ट बजट है फॉर अमृत काल। विजन फॉर अमृत काल इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी विद स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंसेस। तो हमारी टेक इकोनॉमी होगी, अब नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होगी जिसमें गवर्नमेंट के फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग होंगे। टू अचीव दिस, जन भागीदारी थ्रू सबका साथ सबका प्रयास इज एसेंशियल। जैसे मैंने बताया कि सबका साथ पर सबका प्रयास भी होगा, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट है, उसके लिए सबको भागीदार बनना पड़ेगा। क्लियर? The economic agenda for achieving this vision focuses on 3 things. तो इन्होंने 3 चीजों पे फोकस करना है अगर सबका साथ सबका प्रयास अचीव करना है। Facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations. कि यूथ के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो। बहुत सारे यूथ हमारा ऐसा है जो पढ़ लिख लिया है, स्किल्ड भी है, पर जॉब्स नहीं मिल रही, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो स्टार्टअप्स ही क्यों ना हो। Providing strong impetus to growth and job creation. जीडीपी बढ़ानी है, ग्रोथ बढ़ानी है। स्ट्रेंथनिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कोई भी दुनिया में क्राइसिस आ जाता है, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, कोविड आ गया, उससे हमारी इकोनॉमी डगमगा ना जाए, तो तभी होगा जब हम स्टेबल होंगे। तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो इन 3 एरियाज पे फोकस करेंगे तो इंडिया अमृत काल में बहुत आगे चला जाएगा। अब अमृत काल में ही इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि हमारे पास ना, अगर हमें अमृत काल में बहुत आगे जाना है तो हमें इन 4 अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना पड़ेगा। हमारे पास ये 4 अपॉर्चुनिटीज हैं, इनका पूरा फायदा उठाएंगे तो अमृत काल में बहुत ही आगे चले जाएंगे। राइट? अब वो 4 अपॉर्चुनिटीज क्या है? पहले विमेन एम्पावरमेंट है। विमेन को थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या किसी भी चीज से आप गेनफुल एम्प्लॉयमेंट दो, वो स्टार्टअप्स भी खोलें, जॉब्स भी लगे, उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी अच्छा हो और उनके जो हेल्थ और डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे हो जाएं। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन की इकोनॉमिक सोशल एम्पावरमेंट अपनी जगह चलता जाएगा, पर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करनी है। देन पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास स्कीम, इसका नाम याद रखना। ये पता है किसके लिए है? ये जो हमारे कंट्री में ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं, क्राफ्ट्स पीपल हैं, सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं, जो लेदर वर्कर्स हैं,
जो आपके लगा लो एम्ब्रॉयडरी वगैरह का काम करते हैं, ट्रेडिशनल लोग, है ना। तो उन ट्रेडिशनल लोगों को डेवलप करने के लिए आप ये पीएम विकास स्कीम लेके आए हो। याद रखना, विश्वकर्मा कौशल सम्मान। देखो, कौशल सम्मान जो हमारी स्कीम है, कौशल का मतलब स्किल होता है ना, वैल्यू, कौशल, एबिलिटी। तो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, नाम से ही क्या पता चलता है, पीएम तो चलो पीएम है, विश्वकर्मा किन्हें कहते हैं? विश्वकर्मा ट्रेडिशनली अगर हम अपने कल्चर से जाएं तो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पीपल, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, इन्हें विश्वकर्मा कहते हैं। इनके कौशल, इनकी एबिलिटी का सम्मान। और वो सम्मान कैसे करोगे? इनके पास ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हो, ये अपने प्रोडक्ट्स पूरी मार्केट में बेच सके, ई कॉमर्स फैसिलिटीज हो, इसके लिए पीएम किसान है। देन टूरिज्म। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानती है कि बहुत सारी कंट्रीज दुनिया में ऐसी हैं जिनके पास एक टूरिस्ट साइट है और उसी पे पूरा देश चल रहा है, एक टूरिस्ट साइट है उन पे। इंडिया वाहिद एक ऐसा देश है जिसपे एक क्या हजारों टूरिस्ट साइट है। इतनी टूरिस्ट साइट है और ऐसी ऐसी जगहें हैं जिसपे पूरी दुनिया आके जिसे देखना चाहेगी। अजंता लोरा की केव्स हो गई, कैलाशनाथ टेम्पल हो गया, हमारे पास बीचेस हैं, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास सब कुछ है। तो इंडिया को अपने टूरिज्म पोटेंशियल का बहुत ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। टूरिज्म एक ऐसी चीज है, इंडिया और किसी चीज पे काम ना करे, सिर्फ टूरिज्म पे काम कर लेना तो इंडिया की जीडीपी रैपिडली ग्रो कर सकती है। इतनी डाइवर्सिटी है हमारे पास, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी पे करना है। और दूसरा, ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ से क्या मतलब है कि ग्रोथ भी हो पर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी मुद्दा है, राइट। तो ग्रीन एनर्जी वगैरह वगैरह इसमें है। तो ये चार आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। ऑलराइट, नाउ अब बोला है हमारे एफएम ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि जो अमृत काल है ना, इसमें हमें किन किन चीजों पे काम करना चाहिए, क्या क्या एरियाज हैं जहां हमें काम करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज तो आपने देख ली, पर इन अपॉर्चुनिटीज को अचीव करने के लिए हमें किन किन एरियाज पे काम करना चाहिए। तो उसके लिए ना इन्होंने 7 एरियाज या 7 पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं और इनका नाम दे दिया है सप्तऋषि। जैसे कि सप्तऋषि ने हिंदू माइथोलॉजी में पूरी दुनिया को गाइड किया था ना, वैसे ही ये 7 पिलर्स हैं जो इंडिया की डेवलपमेंटल स्टोरी इन अमृतकाल को गाइड करेंगे। 7 पिलर, सप्तऋषि, यह याद रखना। इन 7 एरियाज पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगले 25 साल बहुत ज्यादा काम करने वाली है, राइट। सप्तऋषि। अब ये 7 एरियाज कौन से हैं? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, रिमोटेस्ट से रिमोटेस्ट लोकेशन तक डेवलपमेंट पहुंचे, रिमोटेस्ट से रिमोटेस्ट नीचे से नीचे तबके तक डेवलपमेंट पहुंचे, वो है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो हर एक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अनलीशिंग द पोटेंशियल, इंडिया के पास जिन जिन एरियाज में ग्रोथ का पोटेंशियल है उसे अनलीश करना है। जैसे अभी टूरिज्म मैंने बताया, वैसे ही और बहुत सारे एरियाज हैं जहां इंडिया ग्रो कर सकता है, वो। ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, हमारे पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है। 2047 में, 2047 में, व्हेन इंडिया विल बी 100 years old, तब डेमोग्राफिक डिविडेंड आपका कम होने लग जाएगा, यूथ पॉपुलेशन कम होने लग जाएगी और ओल्डर पीपल बढ़ने लग जाएंगे। तो इस दौरान यूथ का फायदा उठाओ। और इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स। तो ये सप्तऋषि है। अब इन सप्तऋषियों पे या इन 7 पिलर्स पे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या क्या कहा है अपनी बजट स्पीच में, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ऑलराइट। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है या इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, ये मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूं। सबका साथ सबका विकास, राइट। तो सबका साथ सबका विकास के लिए इस अमृत काल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या करने जा रही है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द गवर्नमेंट्स फिलॉसफी ऑफ सबका साथ सबका विकास, यही इंक्लूसिव ग्रोथ है। हैज फैसिलिटेटेड इंक्लूसिव डेवलपमेंट कवरिंग इन स्पेसिफिक फार्मर्स, वुमेन, यूथ, ओबीसीज, जो वीकर सेक्शंस हैं, जो रिमोट एरियाज में रहते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर वगैरह। तो सबका साथ सबका विकास का मतलब यह है कि जो मेन स्ट्रीम में नहीं है ना लोग, जैसे कि रिमोट लोकेशंस वाले, लोअर तबके वाले, विमेन, है ना, इनको भी आप मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाओ, इनकी भी डेवलपमेंट करो, राइट। नाउ इंक्लूसिव डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कुछ एरियाज पे फोकस करेगी। अब वो कुछ कुछ एरियाज कौन से हैं? एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर से बेहतर इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो पहले एग्रीकल्चर को सपोर्ट करो।
एग्रीकल्चर बढ़ने लग जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली सारे लोग डेवलप होने लग जाएंगे। और दूसरा, सारे हिंदुस्तानियों के लिए, सब इंडियंस के लिए हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी कर दो। तो अंडर इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन दिस अमृतकाल गवर्नमेंट हैज फोकस्ड ऑन 2 एरियाज, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, और दूसरा है आपका हेल्थ। इन 2 एरियाज पे फोकस करिए। नाउ एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। सबसे पहले तो गवर्नमेंट विल वर्क ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। नाउ एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल ऑनलाइन वेबसाइट्स, एप्स वगैरह क्रिएट की जाएंगी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा ताकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा ग्रो कर सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे गवर्नमेंट एक ऐसा पोर्टल बना दे जिसमें ना फार्मर्स ऑनलाइन फर्टिलाइजर ऑर्डर कर सके, पेस्टिसाइड ऑर्डर कर सके और उनको सब्सिडीज ऑनलाइन ही मिल जाए, राइट? फार्मर लोन्स, बैंकों से लोन ऑनलाइन ऐप के थ्रू एक्सेस कर ले, इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस लेनी है ऑनलाइन ले लें, सिमिलरली वेदर सर्विसेज उन्हें ऐप के थ्रू मिल जाए, राइट? अब इस सब के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा ना, ताकि फार्मर्स को जो जो सेवाएं चाहिए, जो जो सहूलतें चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फार्म इनपुट्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस, मार्केट इंटेलिजेंस, क्या प्राइस चल रहा है उनकी क्रॉप का, सब कुछ उनको अगर ऑनलाइन चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस अमृतकाल में गवर्नमेंट यही कर रही है। साथ साथ एग्रीकल्चरल सेक्टर में स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा आगे बढ़े। देखो, एजुकेशन की फील्ड में स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, हेल्थ की फील्ड में स्टार्टअप्स चल रहे हैं, फाइनेंस की फील्ड में स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं। पर अगर एग्रीकल्चर को इस न्यू एज में और अच्छे से डेवलप होना है फार्मर्स के लिए, तो एग्रीकल्चर की फील्ड में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स को आना पड़ेगा जो फार्मर्स की प्रॉब्लम्स का इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाले और साथ साथ पैसा भी कमाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट बना रही है एक फंड जिसका नाम है एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। इसका नाम याद रखना। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड का एक ही काम है, टू एनकरेज स्टार्टअप्स इन रूरल एरियाज, बस। देन एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन। देखो, इंडिया की अच्छी खासी एक वो है, मान्यता है पूरी दुनिया में कि हम कॉटन अच्छा प्रोड्यूस करते हैं और काफी एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसी को कैपिटलाइज करना चाहिए, कॉटन प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। साथ साथ हम जानते हैं कि हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारा फार्म सेक्टर ग्रो करा है, पर अब ग्रीन रेवोल्यूशन के जो पॉलिसीज थी, जो प्रैक्टिसेस थी, वही नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि सारे फार्मर्स वीट राइस का मोनोकल्चर करते जा रहे हैं। अब अगर इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर को और अच्छा होना है, इकोनॉमिकली भी और एनवायरमेंटली भी, सॉइल हेल्थ वाइज भी, अगर हमारे एग्रीकल्चर को बचना है अगर, तो हमें हॉर्टिकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। अब इसका बजट रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2200 करोड़। तो 2200 करोड़ का ये प्रोग्राम है जिससे हॉर्टिकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जाएगा। देन, जैसा कि आप जानते हो, मिलेट्स, दिस इज द इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स। तो ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स बनना चाहता है इंडिया, और ये आपने याद रखना है, मिलेट्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाम रखा है श्री अन्न। तो एक अन्न होता है, जैसे व्हीट और राइस को अन्न कहते हैं, श्री अन्न, एक तरह से आप रिस्पेक्ट दे रहे हो मिलेट्स को, तो मिलेट्स का नाम रख दिया अब श्री अन्न। देखो, मिलेट्स उगाएंगे ना हमारे फार्मर्स, तो वाटर कंजर्वेशन भी होगी, सॉइल हेल्थ भी बेटर होगी और एक्चुअल फिजिकल हेल्थ भी बेटर होगी कंज्यूमर्स की। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए बहुत काम करना चाहती है, मिलेट्स, जिसको श्री अन्न भी कहते हैं। और जो हमारा है ना एक इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद, उसे अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दिया गया है फॉर शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ मिलेट एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल क्रेडिट। ये तो हम जानते ही हैं कि फार्मर्स को क्रेडिट तो चाहिए ही चाहिए, तो उसका टारगेट रखा है 20 लाख करोड़ का। अच्छा, जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज है ना, उसमें सभी कुछ आ जाता है। क्रॉप फार्मिंग भी है, एनिमल हस्बेंड्री भी है, फिशरीज भी है, हॉर्टिकल्चर भी है। तो फिशरीज के लिए आपने सब स्कीम, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, 6000 करोड़ और डाल दिया। तो ये फिशरीज के लिए है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना, जो उनके लिए काम करना है, कोऑपरेटिव मूवमेंट को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनको और बढ़ावा देना है अंडर दिस। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए एक है एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन और दूसरा है हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किलिंग। यस, हेल्थ,
के साथ साथ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो उसके लिए क्या क्या है, नए नर्सिंग कॉलेजेस बनाए जाएंगे ताकि जो डॉक्टर्स और नर्सेज की शॉर्टेज है उसमें नर्सेज की शॉर्टेजेस कम हो जाए। देन जैसा करंट अफेयर्स में आपने किया होगा आज, सिकल सेल अनीमिया जो है उसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं बाय 2047। सिकल सेल अनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिससे आपके हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम आती है। देन प्रमोशन ऑफ मेडिकल रिसर्च थ्रू ICMR लैब्स, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बहुत सारी लैब्स हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा है, बहुत सारी लैब्स हैं, पर वो लैब्स अच्छे से यूज नहीं होती। तो इसीलिए उन लैब्स में अब सिर्फ गवर्नमेंट रिसर्च नहीं करेगी, प्राइवेट बॉडीज भी रिसर्च कर सकती हैं, यूनिवर्सिटी बॉडीज भी रिसर्च कर सकती हैं। तो ये लैब खाली ना पड़ी रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है पर वहां रिसर्च वगैरह नहीं हो रही, तो इन्हीं फिजिकल जो लैब्स हैं हमारी, इन्हीं के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके प्राइवेट सेक्टर भी मेडिकल रिसर्च करेगा। फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में नई नई दवाइयां बनाई जाएं, इन सब के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन चाहिए वो। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज फॉर मेडिकल डिवाइसेस। देखो मेडिकल डिवाइसेस बहुत सी नई नई आती जा रही हैं। EMI कह रहा हूं, ठीक है, आपका जो ये MRI होता है, ठीक है, MRI और बहुत सारे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं मेडिसिन की फील्ड में डॉक्टर्स जो करते हैं, उसके लिए बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं। तो उसके लिए आप नए नए कोर्सेज लेके आ रहे हो। एक, उन मशीन्स को ऑपरेट कैसे किया जाता है ताकि ऑपरेटर्स की कमी ना हो। उन मशीन्स को बनाया कैसे जाता है ताकि हम बाहर से इंपोर्ट ना करें, इंडिया में ही वो मशीन्स बना लें, राइट। तो उसके लिए नए नए कोर्सेज हैं। देन एजुकेशन के लिए टीचर्स ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे कंट्री में ना स्कूल्स तो बहुत सारे खुल गए, और अभी स्कूल एजुकेशन को लेके जो रिपोर्ट आई थी उसने बताया था एनरोलमेंट भी स्टूडेंट्स का बढ़ गया, पर टीचर्स की क्वालिटी इतनी खराब है कि लर्निंग आउटकम्स बहुत खराब आ रहे हैं। जो 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है ना गवर्नमेंट स्कूल का, वो 2nd स्टैंडर्ड की रीडिंग और मेंटल एबिलिटी वाली प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पा रहा। जो एक 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे को मैथ आना चाहिए, वो 5th क्लास के बच्चे को नहीं आता। इतने बुरे लर्निंग आउटकम्स हैं। तो इसके लिए आपको टीचर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर स्टूडेंट्स के लिए, यंग बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी जिसमें सारी नॉलेजेबल बुक्स का भंडार लगाओ, ताकि नॉलेजेबल बुक्स का एक्सेस सबको मिले, ताकि पूरा हिंदुस्तान रिमोटेस्ट से रिमोटेस्ट लोकेशन में, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो निचले से निचले तबके तक क्वालिटी बुक्स का एक्सेस हो। आप जानते ही हो NCERTs तो अब बस फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो आप कहीं से भी फोन में। वैसे ही सारी बुक्स के लिए आप करना चाहते हो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ऑलराइट, चलो अब नेक्स्ट है हमारा रीचिंग द लास्ट माइल। तो सप्तऋषि का पहला हमारा हो गया इंक्लूसिव डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज रीचिंग द लास्ट माइल। अब इसके लिए आप क्या कर रहे हो? इसके लिए भी आप 2-3 एरियाज में फोकस कर रहे हो। सबसे पहले तो आपने डिफरेंट एरियाज के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज बना दी। जैसे वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट में आपने ट्राइबल्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल बना दी थी। फिर नॉर्थ ईस्ट के लिए आपने डोनर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बना दिया था, ताकि इंडिया के जो अछूते कोने हैं, ट्राइबल रीजन्स इन सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, उन्हें रीच किया जा सके। To provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile, our government has formed the Ministry of Ayush Ministry, Traditional Medicine, Fisheries की मिनिस्ट्री अलग बना दी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, स्किल डेवलपमेंट की अलग मिनिस्ट्री है, जल शक्ति एंड कोऑपरेशन की अलग मिनिस्ट्री है। तो इन एरियाज पे खास फोकस हो, क्योंकि ये जो एरियाज है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी दे सकते हैं। आपने अलग मिनिस्ट्रीज बना दी इनके लिए। क्लियर? दूसरा है जियोग्राफिकल आउटरीच, कि जो रिमोट कॉर्नर्स हैं इंडिया तक, उन तक पहुंचा जा सके, उनके पास एक्सेस की फैसिलिटीज हो। रोड डेवलपमेंट करो इन एरियाज में, वहां पे डेवलपमेंट करो, वहां पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, पर रिमोट लोकेशंस तक पहुंचना जरूरी है। उसके लिए एक तो आपका चल रहा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करेगी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। देखो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम तो आपको याद है, ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स आपने पूरे हिंदुस्तान में आइडेंटिफाई करी जिनका डेवलपमेंटल इंडिकेटर बहुत ही बुरे हैं, तो उन एरियाज में डेवलपमेंट करनी है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में। अब आपने डिस्ट्रिक्ट्स के साथ साथ देखो, एक डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है, तो अब आप ऐसे ब्लॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट अंडर डेवलप नहीं होती, उसके कुछ एरियाज अंडर डेवलप्ड होते हैं, कुछ एरियाज अच्छे डेवलप्ड होते हैं। तो अब आप ऐसे ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो जिनकी डेवलपमेंट आपने बढ़ानी है, तो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम है। देन
देखो बहुत सारी आपकी कंट्री में ऐसी ट्राइब्स हैं जो अभी भी 10,000 साल पीछे चल रही हैं। 10,000 साल पहले जो ह्यूमंस जैसे रहते थे वैसे ही रह रही हैं वो। उन्हें हम कहते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी। तो इसके लिए आप मिशन लेके आए हो, प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। इसके लिए आपने 15,000 करोड़ साइड पे रखे हैं अगले 3 सालों में। जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है ना, जैसे ये वो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनको पता ही नहीं कि बिजली आ चुकी है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, इन्हें पता ही नहीं है, इन्होंने देखी ही नहीं कभी। इतने रिमोट एरियाज में ये लोग रह रहे हैं। जैसे अंडमान एंड निकोबार की ट्राइब्स नहीं होगी, वैसे रिमोट है, आज भी 20,000 साल पहले पीछे ही चल रहे हैं ये। उनकी डेवलपमेंट के लिए आप काम करोगे। देन वाटर फॉर ड्रॉट प्रोन रीजन्स, अगेन ड्रॉट प्रोन रीजन्स तक पानी पहुंचाया जाए, उसका आउटले 5300 करोड़ है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है। देन और क्या कर रहे हो आप लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए? रिमोट लोकेशंस पे ना आप मॉडल स्कूल्स बना रहे हो ताकि रिमोट लोकेशंस में जो बच्चों के पास एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां एजुकेशन पहुंच जाए। उसके लिए आपने बनाए थे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, है ना? तो एकलव्य मॉडल स्कूल्स जो हैं वो और खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना और घर बनाए जाएंगे। भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ये जो भारत श्री है विल बी सेट अप इन डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम विद डिजिटाइजेशन ऑफ 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस इन द फर्स्ट स्टेज। बहुत सारी आपकी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, कुछ लोग ही बोल रहे हैं, तो उनको प्रिजर्व किया जाएगा। सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर्स, जैसा हमने पहले भी करा हुआ पॉलिटी के करंट अफेयर्स में कि मोर देन 70% आपकी जेलों में वो लोग भरे हुए हैं जो अभी तक गिल्टी प्रूव नहीं हुए हैं, पर क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है अपना केस लड़ने के लिए, अपनी बेल करवाने के लिए, वो जेलों में सड़ रहे हैं। क्या पता दोषी हैं या नहीं है, पर जेलों में सड़ रहे हैं बेचारे। तो प्रिजनर्स, पुअर प्रिजनर्स के लिए आप एक स्कीम लेके आए हो। क्लियर? चलो, थर्ड आपका जो पिलर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, देखो हमारा अमृत काल हो या कोई भी काल हो, रैपिड ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी काल में चले जाओ, अमृत काल, उसके आगे वाला काल, पीछे वाला काल, सारे टाइम पीरियड्स में इंडिया का ये एम तो रहा है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा तभी होगा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेगी। रोड्स, ब्रिजेस, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों पे खर्चा करेगी, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, तभी इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट हाई होगा। तो अमृतकाल में भी हमें जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट तो पक्का होगा ही होगा आपका 7 पिलर्स में से एक। ये तो कोई और काल भी आएगा ना 2047 के बाद, और उसके बाद भी अगर आप पेपर दे रहे होगे, लेट्स होप नॉट, पर उसके बाद आपका, चलो आपके ऑफस्प्रिंग, आपका कोई बच्चा पेपर दे रहा होगा, तो उसको भी बता देना कि ये तो है ही है। कोई भी काल हो, उसका जो सप्तऋषि होंगे उसमें से एक ऋषि तो यही होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, 2 एरियाज पे काम करना है। एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पैसा खर्च करेगी, उसे गवर्नमेंट के ना बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का डे टू डे एक्सपेंडिचर है, इसमें सारी सैलरी, सब्सिडीज अब आ जाता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए पैसा खर्च कर रही है, एयरपोर्ट बना रही है, रेलवे स्टेशन बना रही है, वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो अगर इंडिया को अच्छे से ग्रो करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा चाहिए, उसके लिए हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। तो अमृतकाल में भी यही है, तो गवर्नमेंट ने बता दिया हम बढ़ा रहे हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है? एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एंड जॉब्स, गवर्नमेंट जानती है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस साल अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 33% बढ़ा दिया है, 10 लाख करोड़ कर दिया है। तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा दिया है, प्री पैंडेमिक लेवल से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और निर्मला सीतारमण जी कहते हैं कि अगर ये चीज हमने अच्छे से कर दी, केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने अच्छे से कर दिया, तो इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ जाएगा, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा, जॉब्स बहुत ज्यादा बनेंगी। अच्छा, जितना गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है ना, उतना ना प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी इनकरेज हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स देखेंगे कि गवर्नमेंट कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंडिया की ओवरऑल सिचुएशन अच्छी हो रही है, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स बाहर से आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं।
इसे हम कहते हैं क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो कई बार प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ती है, तो क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी। और कल को दोबारा कोई पैंडेमिक जैसा क्राइसिस आ जाता है, रशिया यूक्रेन जैसा वॉर आ जाता है, तो हमारे पास ठीक ठाक कुशन होगा अपनी ग्रोथ बचाने के लिए। ठीक है ना। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना एक तो डायरेक्ट पैसा खर्च करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना स्टेट्स को ग्रांट्स देगी, और वो ग्रांट्स ना कंडीशनल होंगी। वो जो पैसा स्टेट्स के पास आएगा, स्टेट्स उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ही लगा सकती हैं, अपने और किसी चीज पे नहीं लगा सकती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो खर्चा जो वो स्टेट्स को दे रहे हैं ताकि स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सके, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसा खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एक स्टेट्स को पैसा देके कह रही है आप करो, उसे इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। वो भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। फिर स्टेट गवर्नमेंट को अलग से सपोर्ट दे रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा स्टेट्स को, 50 साल का लोन होगा और इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। वो सारा पैसा स्टेट्स लेंगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगी। ठीक है। देन ये तो हो गया केपेक्स। दूसरा एरिया जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स निकाली हैं? एनहांसिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो गवर्नमेंट जानती है कि अगर इंडिया को क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देना है ना, बिल्कुल यूएसए टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंडिया बनाना चाहता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इतने पैसे नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास थोड़े पैसे हैं, पर काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्राइवेट इन्वेस्टर से आना पड़ेगा, तभी हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। कहा ये जाता है अगले 5 सालों में हमें कम से कम 100 लाख करोड़ 100 लाख करोड़ रुपीस चाहिए अगर इंडिया को अच्छे से ग्रो करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना है। अब 100 लाख करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट से सपोर्ट लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद खर्चा करेगी, और प्राइवेट इन्वेस्टर्स का भी पैसा डलवाना जरूरी है, नहीं तो पैसे की शॉर्टेज बहुत है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करें, इसके लिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट बना दिया, जहां पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को पूरी सहूलियतें दी जाएंगी ताकि वो बेझिझक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट कर सके। फिर आपने एक हार्मोनाइज मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है। जैसे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है ना, वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। रोड हो गया, रेल हो गया, एयर हो गया, सी हो गया, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, लिस्ट है। तो गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाई है, हार्मोनाइज मास्टर लिस्ट। जो जो सेक्टर इस लिस्ट में इंक्लूडेड होगा उसे कंसेशन वाले लोन्स मिल जाएंगे बैंकिंग सेक्टर से। तो ये लिस्ट आपने अच्छे से तैयार करी अमृतकाल के लिए। फिर रेलवेज के लिए आपने कुछ स्टेप्स लिए, इतना पैसा साइड पे रखा है। लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए कुछ पैसा साइड पे रखा है। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये करा है। सस्टेनेबल सिटीज के लिए ये करा है। म्युनिसिपल बॉन्ड्स, देखो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा करना है तो पैसे चाहिए। अब ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतने पैसे हैं, थोड़े से ही हैं, वो लगा देते हैं। वो ना स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने पैसे हैं, थोड़े से ही हैं, वो लगा देते हैं। पर फिर भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा करना है तो आपको और पैसे चाहिए। अब वो पैसा बोल दिया है गवर्नमेंट ने कि म्यूनिसिपैलिटीज खुद लेके आए। अब म्यूनिसिपैलिटी कैसे लेके आ सकती है और पैसा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए? तो वो अपने बॉन्ड्स इशू कर देते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बॉन्ड इशू कर देती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वैसे ही म्यूनिसिपैलिटीज अपने बॉन्ड इशू कर सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। पर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स अच्छे होने के लिए, क्योंकि कोई भी इंसान म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में क्यों इन्वेस्ट करेगा? बॉन्ड्स क्या होते हैं? बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स ही तो होते हैं। मान लो चंडीगढ़ की म्यूनिसिपैलिटी ने बॉन्ड इशू कर दिया, पर कोई भी इन्वेस्टर वो बॉन्ड खरीद ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन उसका पैसा वापस नहीं देगी। और उसे डर भी क्यों है? क्योंकि उसे पता है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास, म्यूनिसिपैलिटी के पास पैसा ही नहीं है ना? तो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स अच्छे करने के लिए पहले म्यूनिसिपैलिटीज को फाइनेंशियली सस्टेनेबल होना पड़ेगा, तभी कोई उनको पैसा देगा लोन। तो फाइनेंशियली सस्टेनेबल वो कैसे होंगे? प्रॉपर्टी टैक्स अच्छे करें ताकि उनके पास पैसा आए। फिर यूजर चार्जेस लें, जैसे पार्किंग चार्जेस, ग्राउंड पब्लिक पार्क्स के चार्जेस हो गए, और बहुत सारे चार्जेस हो गए सर्विसेज के, वो करें ताकि उनके पास पैसा आए। उस पैसे को डेवलपमेंट में लगाएं, और उस पैसे को दिखा के देखो हमारे पास पैसा है, आप हमें लोन दे दो, बॉन्ड इशू कर सके। राइट? तो ये है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी बनाना है अब इन्होंने। देखो आपको पता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एग्जिस्ट करता है, और आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो मैं याद करा देता हूं।
याद है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? तो हमने करा है ना कि अगर बैंक्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पूरी नहीं कर पाते तो जो उनकी शॉर्टफॉल होती है वो उसे इन्वेस्ट कर देते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में, है ना? तो जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है वैसे ही अब आप बना रहे हो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है? उसके लिए हर साल 10,000 करोड़ आपने साइड पे रखे हैं। फिर स्वच्छ भारत के लिए अर्बन एरियाज में आप काम कर ही रहे हो, अर्बन सैनिटेशन वगैरह वो भी है, राइट? चलो अब फोर्थ पिलर पे आ जाते हैं, विच इज अनलीशिंग द पोटेंशियल। ना देखो अनलीशिंग द पोटेंशियल में क्या है, कुछ कुछ एरियाज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जिन पे फोकस अगर करे तो इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक ऐसा एरिया है, अगर इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा कर दे तो इंडिया के अपने बिजनेसेस ही इंडिया को ग्रो कर जाएंगे आगे, मतलब इंडिया को आगे ले जाएंगे। दूसरा, गवर्नमेंट सर्विसेज ही अगर हम अच्छी कर दें तो गवर्नमेंट सर्विसेज अच्छी हो गई तो जितने भी अप्रूवल्स लेने हैं, लाइसेंस वगैरह लेना है वो इजीली मिल जाएगा, तो सर्विस डिलीवरी अच्छी हो जाएगी, ओवरऑल सिस्टम बेटर हो जाएगा। सिमिलरली हमारे ब्यूरोक्रेट्स ही अगर सारे के सारे रिफॉर्म हो जाएं तो इंडिया और ग्रो कर जाएगा। सिमिलरली इंडिया का काफी ज्यादा पोटेंशियल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। आजकल जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, बिग डेटा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन पे अगर इंडिया अच्छे से काम कर ले तो इंडिया साइंटिफिक सुपर पावर बन सकता है। अगेन पोटेंशियल अनलीश हो जाएगा। तो अमृत काल में इन 3 एरियाज पे काम करने की बात हुई है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या है, एक जन विश्वास बिल चल रहा है जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के जो एक्ट्स है ना उन्हें रिफॉर्म किया जाएगा। तो जन विश्वास बिल टू अमेंड 42 सेंट्रल एक्ट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर करने के लिए, ये याद रखना। बहुत सारे जैसे गवर्नमेंट कंप्लायंसेस, नोटिफिकेशंस वगैरह हैं, उन्हें गवर्नमेंट अब डीक्रिमिनलाइज कर देगी। तो अगेन जो हरासमेंट होती थी बिजनेसमैन की वो बंद हो जाएगी। देन कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर for the business establishment required to have a PAN. The PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. तो हर बिजनेस का ना एक पैन नंबर होता है, जैसे हर बंदे का पैन नंबर होता है वैसे हर बिजनेस का पैन नंबर होगा। वही पैन नंबर हर जगह वैलिड होगा। अब नहीं तो ना हर बिजनेस को डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ते थे, अब बिजनेस को यही एक डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा, वही उसका आइडेंटिफायर है, ठीक है? यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस, देखो सेम इंफॉर्मेशन ना डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के पास हर बिजनेसमैन को जमा करानी पड़ती थी, सेम, क्योंकि हर मिनिस्ट्री हर डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी है, तो सेम टाइप का फॉर्म हर जगह वो भर रहा है। इससे बढ़िया क्या है? इससे बढ़िया है वो एक जगह फॉर्म भरे और वही उसकी डिटेल सारे डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर हो जाए ऑटोमेटिकली, वो बस एक बार फॉर्म भरे। वो चीज लेके आ रहे हो यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होगा इससे, ठीक है? फिर एमएसएमईज के लिए आप 2 स्कीम्स लेके आए हो, विवाद से विश्वास 1, विवाद से विश्वास 2। अब देखो क्या हुआ था कि ना एमएसएमई सेक्टर ने ना कोई बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स उठा लिए, ठीक है? अब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स उठा लिए और गवर्नमेंट ना जब तक आप प्रोजेक्ट पूरा इंप्लीमेंट नहीं करते तब तक आपसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रख लेती है एमएसएमई से कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दो, पैसा ले जाओ अपना, क्लियर? ताकि बीच में छोड़ के ना भाग जाएं। तो हुआ क्या, बहुत सारे एमएसएमईज ने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा दिया और प्रोजेक्ट्स उठा लिए गवर्नमेंट। फिर लॉकडाउन आ गया तो ये बेचारे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, इस चक्कर में ये अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पा रहे थे, इस चक्कर में इनका पैसा भी फंस गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई विवाद से विश्वास स्कीम 1, रिलीफ फॉर एमएसएमईज। क्या होगा, 95% ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट रिलेटिंग टू बिड और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी विल बी रिटर्न्ड। गवर्नमेंट जान गई कि देखो कोविड की वजह से आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, आपको पैसा हम वापस दे देते हैं। फिर विवाद से विश्वास 2 स्कीम जो है, टू सेटल कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. जो गवर्नमेंट के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं प्राइवेट कंपनीज के साथ, राइट, उन डिस्प्यूट्स वो कोर्ट में पेंडिंग है, चली जा रहे हैं, तो उनकी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवा रहे हैं, ठीक है? एमएसएमईज के और या प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो कोर्ट में फंसे हुए मामले वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए आएंगे, ठीक है? फिर फिनटेक सर्विसेज के लिए बहुत सारा काम चल रहा है, जैसे यूपीआई हो गया, वो टेक्नोलॉजी को यूज करके फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हो ना, उसे फिनटेक कहते हैं। फिनटेक इज फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, तो उसमें बहुत सारा काम हो रहा है। देन आपने इसके बारे में सुना है डिजी लॉकर?
जितने भी आपके सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी पैन, ड्राइवर लाइसेंस, आधार वगैरह, वो आप ऑनलाइन सेव कर सकते हो एक ड्राइव में, जिसे डिजी लॉकर कहते हैं, राइट? तो आपको फिजिकली कैरी करने की जरूरत नहीं है आधार कार्ड वगैरह। सेम फैसिलिटीज अगर हम बिजनेसेस को दे दें कि बिजनेसेस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन किसी ड्राइव पे सेव कर दें, जहां जो फॉर्म भरना है वहां वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। तो बिजनेसेस के लिए एक डिजी लॉकर स्कीम का नाम आपने रखा है एंटिटी डिजी लॉकर, ये लॉन्च कर दिया, राइट? फिर जैसे मैंने बताया दूसरा पिलर क्या है, गवर्नमेंट सर्विसेज अच्छे कर दो। तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना, ब्यूरोक्रेट से लेके क्लर्क लेवल तक, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी एफिशिएंसी एनहांस कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एफिशिएंसी एनहांस कर रही है, ट्रांसपेरेंसी लेके आ रही है, अकाउंटेबिलिटी लेके आ रही है, रीट्रेनिंग उनकी कर रही है, ताकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अच्छे से काम करें। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अच्छे होंगे तो सिटीजन खुशहाल होंगे। उसके लिए लेके आए हैं मिशन कर्मयोगी। तो अंडर मिशन कर्मयोगी, सेंटर, स्टेट्स एंड यूटीज आर मेकिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स फॉर सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, याद रखना, मिशन कर्मयोगी फॉर सिविल सर्वेंट्स है, इनकी रीट्रेनिंग के लिए। फिर बाकी तो आप जानते हो, हमने कितनी बार कवर करा है, ये आप पढ़ ही लेना। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी आप लेके आ रहे हो, जितना भी डिजिटल डेटा है वो प्राइवेसी लॉज के तहत सही रहे। फिर केवाईसी नॉर्म्स वो कर रहे हो आप रिफॉर्म, ताकि अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर आइडेंटिटी एंड एड्रेस अपडेटिंग। अब आपको अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पे, अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग एड्रेस चेंज करना होता है। आधार पे अलग कर रहे हो, ड्राइवर लाइसेंस पे अलग कर रहे हो, पैन पे अलग कर रहे हो, राइट? ये प्रॉब्लम आती है। अब एक जगह करो, हर जगह अपडेट हो जाएगा, ये लेके आ रहे हो। अगेन लोगों की ईज ऑफ लिविंग अच्छी कर रहे हो वो। फिर साइंटिफिक इनिशिएटिव, जैसा मैंने बताया, साइंस का की अगर इंडिया सुपर पावर बन जाता है तो अमृत काल में बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा। तो एआई के लिए आप स्कीम लेके आए हो, उसमें आपने रखा है कि एआई कैसे इंडिया की डेवलपमेंट अच्छी कर सकता है। मेक एआई इन इंडिया, मेक एआई वर्क फॉर इंडिया, कि एआई इंडिया के लिए बेहतर कैसे हो सकता है वो। 5G ये हम कर ही चुके हैं। लैब ग्रोन डायमंड्स, ये भी हम करंट अफेयर्स में कर चुके हैं कि आप आर्टिफिशियल डायमंड्स की जो इंडस्ट्री है उसमें भी इंडिया नंबर 1 हो जाए। रियल डायमंड्स की इंडस्ट्री में इंडिया अच्छा है, इंडिया पॉलिशिंग अच्छी करता है, एक्सपोर्ट अच्छे करता है पॉलिश डायमंड्स, पर लैब ग्रोन डायमंड्स में भी इंडिया महारत हासिल कर ले, वो है। और ये बहुत सारे और मिशंस हैं, स्टेट सपोर्ट मिशन, रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग, ई कोर्ट सिस्टम। अगेन ये सब किस चीज के लिए है? ये सब है आपका अनलीशिंग द पोटेंशियल के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट सप्तऋषि, ग्रीन ग्रोथ। अब इस पे हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अमृत काल के दौरान सारे एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स होंगे। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, 35,000 करोड़ हम खर्च करें ताकि फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट हो जाए। एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट, कि ये जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, अब देखो सारा टाइम तो सनरेज आएंगी नहीं, सारा टाइम तो विंड चलेगी नहीं, तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो बैटरी में आप स्टोर कर सको ताकि उसे यूज किया जा सके, वो है। रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन, जिन पावर प्लांट्स में रिन्यूएबल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो उन्हें ट्रांसमिशन भी उनका अच्छे से हो सके, वो। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो है ना ग्रीन ग्रोथ, इसके भी 2-3 पिलर है। एक तो ग्रीन एनर्जी एक पिलर है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, नए नए सोर्सेज ऑफ एनर्जी अपार्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। दूसरा, हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए खुद भी अडेप्ट कर जाएं, तो अडेप्टेशन है। जैसे पीएम प्रणाम स्कीम है, पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, कि हम बहुत सारा डिग्रेडेड लैंड रिस्टोर कर लें, डिग्रेडेड फॉरेस्ट रिस्टोर कर दें, डिग्रेडेड वेटलैंड्स रिस्टोर कर दें, तो पीएम प्रणाम स्कीम है ना। याद रखना इस स्कीम का, अगेन ये स्कीम्स के नाम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। गोवर्धन स्कीम, गोबर गैस प्लांट्स आपने बनाने हैं, बायोगैस प्लांट्स वगैरह। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स, अगेन बायोगैस प्लांट्स या बायोगैस उसके लिए है आपका। मिष्ठी, ये मैंग्रोव इनिशिएटिव है। देखो हम कहते हैं ना कि इंडिया में जैसे सुंदरबंस हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपके उसके लिए क्या कहते हैं, एक तो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, देन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्लड रोकने के लिए, वेटलैंड्स बहुत काम आते हैं। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया होगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया होगा, तो आपका कार्बन भी कम हो जाएगा क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो तो कार्बन खींचते हैं। तो मिष्ठी स्कीम आपने मैंग्रोव के लिए निकाली है। फिर अमृत धरोहर,
और रामसर साइट्स, ये अमृत धरोहर है आपकी वेटलैंड्स के लिए। इंडिया में वेटलैंड्स और ज्यादा हों, रामसर वेटलैंड्स और ज्यादा रिस्टोर हो जाएं, तो उसके लिए है ये। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोस्टल शिपिंग में रिफॉर्म्स हैं, व्हीकल रिप्लेसमेंट, 10 साल से पुराने जितने भी व्हीकल्स हैं डीजल वगैरह उन्हें रिप्लेस कर दिया जाए, वगैरह वगैरह जो है। अगेन पोल्यूशन कम हो, ये पोल्यूशन के लिए है। ऑलराइट, नेक्स्ट है जी आपका यूथ पावर, डेमोग्राफिक डिविडेंड। उसके लिए एक तो आपको स्किल डेवलपमेंट करनी है, कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट मिशन जो हमारा है उसका 4.0 वर्जन, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के जहां पे आप ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू स्किल्स हासिल कर सकते हैं। स्किल्स हासिल कर ली तो सर्टिफिकेट ऑनलाइन ले सकते हैं, सर्टिफिकेट है तो किसी कंपनी में जॉब अप्लाई कर सकते हैं, वो एक ही वेबसाइट पे हो, ये है वो। नेशनल अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप प्रमोशन स्कीम है, ठीक है। फिर जैसे मैंने आप बताया यूथ पावर कहां कहां और हो सकती है, टूरिज्म, ये आपकी 4 अपॉर्चुनिटीज जो आइडेंटिफाई करी थी अमृतकाल के लिए उनमें से एक है टूरिज्म। देखो आप, टूरिज्म अगर इंडिया ने टूरिज्म अच्छा कर लिया ना तो इंडिया को और किसी चीज में डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, बहुत पोटेंशियल है हमारे पास। उसके लिए आपने क्या करा है, देखो अपना देश इनिशिएटिव, अंडर दिस ना प्रधानमंत्री हैज एनकरेज्ड इंडियंस टू विजिट टूरिस्ट साइट्स इन इंडिया ओनली। हमारे यहाँ पे लोगों में होता है ना कि बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो एकदम से बस बाहर जाने की होती है कि बाहर का टूरिज्म करते हैं। तो अंडर दिस इनिशिएटिव आप कह रहे हो कि अपना देश तो पहले टूरिज्म कर लो, उसका डोमेस्टिक टूरिज्म तो बढ़ाओ, तो उसके लिए ये है। देन स्वदेश दर्शन स्कीम है, अगेन डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है, बहुत सारे गांव देहात ऐसे हैं जहां पे टूरिज्म पोटेंशियल है, तो वो। यूनिटी मॉल, हर स्टेट एक यूनिटी मॉल बनाए जहां पे उस स्टेट का म्यूजियम हो, ठीक है। तो हर स्टेट अपनी कैपिटल में एक या कहीं भी एक म्यूजियम सा बना देगी बड़ा सा, जहां पे पूरी स्टेट की हिस्ट्री, जियोग्राफिकल लोकेशन, टूरिज्म पोटेंशियल वगैरह वगैरह सब कुछ दिया होगा, तो वो यूनिटी मॉल है, ठीक है। एंड लास्ट इज फाइनेंशियल सेक्टर। अब देखो फाइनेंशियल सेक्टर में अगेन बहुत सारे ऑलरेडी जो चल रही हैं स्कीम्स उन्हें और एक्सटेंड किया जाएगा, जैसे क्रेडिट गारंटी फॉर एमएसएमईज, ये चल ही रहा है, इसका 3.0 वर्जन ऑलरेडी चल रहा है। नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, फाइनेंशियल सेक्टर वगैरह वगैरह। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट कौन सी है, शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, वहां पे बेहतर हो। सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, एक जगह पे सारी कंपनीज का डेटा हो। डिजिटल पेमेंट्स बढ़ानी है, यूपीआई वगैरह। आजादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बचत पत्र, जैसे आप जानते हो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, जैसे अगर आपको पैसे सेव करने हैं तो आप एफडी करवा लेते हो, उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है, वैसे ही गवर्नमेंट ने निकाला नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, उसमें पैसा डाल दो। वैसे ही फीमेल्स के लिए बनाया अब महिला सम्मान बचत पत्र, याद है ना, एक अपॉर्चुनिटी थी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, तो फीमेल्स के लिए अच्छा ज्यादा इंटरेस्ट देने वाला सेविंग इंस्ट्रूमेंट आपने बनाना है। सीनियर सिटीजन के लिए आप करना चाह रहे हो। फिर आप एक गिफ्ट सिटी बना रहे हो, गिफ्ट सिटी तो है अहमदाबाद के पास, वहां पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर आप बना रहे हो, जहां पे पूरी दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल है, तो उसके लिए ये इनिशिएटिव्स हैं आपके। अगेन ये बस एक रीडिंग देना है इसमें, क्लियर, ठीक है। और इसी के साथ ना बस यही चीजें हैं, अगेन रटने वाली ज्यादा होगी ना, पर है ही ये, क्योंकि ये वो पॉलिसी डायरेक्शन वाला पार्ट है जो हमने करा था ना शुरू में, पॉलिसी डायरेक्शन, फिस्कल पैरामीटर्स और टैक्स पॉलिसी। तो आज का थोड़ा लेक्चर भी हमारा बोरिंग ही था, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पॉलिसी पैरामीटर, पॉलिसी डायरेक्शन के बारे में था, ठीक है। तो 3 पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे, पॉलिसी डायरेक्शन, फिस्कल पैरामीटर्स और टैक्स पॉलिसी। इसमें से अब हमने ये कर लिया है, अब अगले 2 लेक्चर्स में ये करना है और ये करना है, ठीक है ना। याद रखना ये हमने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ही किया है, पॉलिसी डायरेक्शन में मैं और टाइम ले सकता था, पर मैंने ऊपर ऊपर से बस आपको स्कीम का नाम बताया और उसका पर्पस बताया और उसकी बजटरी एलोकेशन बताई है, क्योंकि प्रीलिम्स में बस उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बस ये याद रखना, क्लियर, नाम स्कीम का, उसके बजटरी एलोकेशन, उसका पर्पस, बस, ठीक है। बाकी कुछ कुछ ट्रिविया वाले पॉइंट्स थे, सप्तऋषि, 4 अपॉर्चुनिटीज, इंडिया, अमृतकाल क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट, ठीक है।
अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अभी तो हमने ये किया है, कल हम ये और फिर परसों ये करेंगे। जैसे ही ये तीनों लेक्चर्स बजट के खत्म हो जाएंगे तो बजट से रिलेटेड आपको मैं एक सेट ऑफ एमसीक्यूज दे दूंगा, 50-60 एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। वो एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर लेना। वो एमसीक्यूज इस बजट से ही निकाले होंगे। जो भी एमसीक्यू आ सकता है इस साल के बजट से, हम कोशिश करेंगे कि आपको उस लिस्ट में दे दें, ताकि बजट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ गया तो वो पहले आपने देखा हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। ऑलराइट, तो जैसे ही ये खत्म होगा आपको एक सेट ऑफ एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे बजट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और उसके बाद हम इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो फिर। With this, we have concluded part 1 of our budget series. All right. I hope it added some value to your preparation. बाकी stay tuned for other 2 parts जो कल और परसों होंगे. All right. Thank you so much, everyone. I hope to see you next time with more stuff. Thank you.